आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप पर। मैं आपको बताऊं, कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने के लिए कूलाम बल को सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए हम दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेते हैं जो क्रमशः A और B बिंदुओं पर हैं, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है। मैं आपको बताऊं, दो बिंदु आवेशों द्वारा जो एक दूसरे पर कूलाम बल लगता है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल के जोड़े के रूप में होता है, पेयर के रूप में होता है। Q1 Q2 पे जो बल लगाता है तथा साथ ही Q2 Q1 पे जो बल लगाता है वो दोनों बल परिमाण में समान होता है। दोनों एक दूसरे पे समान बल आरोपित करते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में आरोपित करते हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों द्वारा एक दूसरे पे समान बल आरोपित होता है और उसी समान बल को हम लोग F से सूचित करते हैं, और हवा माध्यम के लिए इन दोनों आवेशों के बीच वो लगने वाला समान बल 1/4πε0 Q1 Q2 r² के बराबर होता है कूलाम के नियमानुसार। लेकिन इन दोनों आवेशों द्वारा जो एक दूसरे पर बल लगता है वो समान प्रकृति के आवेशों की स्थिति में विकर्षण का लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों की स्थिति में आकर्षण का लगता है। यहाँ पर हम दोनों आवेशों को धनात्मक मानकर चल रहे हैं, और यहाँ पर इस कारण से ये दोनों आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेंगे तो दो विपरीत दिशाओं में बल लगाएंगे, और विपरीत दिशाओं में जो बल लगेंगे उस बल को केवल एक F नाम से आप नहीं पुकार सकते हैं। उसके लिए आपको दो अलग अलग नाम लेना पड़ेगा, और Q2 पे Q1 जो बल आरोपित करेगा उस बल को हम लोग F21 से सूचित करेंगे, और उसी तरह से Q1 पर Q2 जो आरोपित करेगा बल, उस बल को हम लोग F12 से सूचित करेंगे। ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे तब जबकि दिशाओं में ये विपरीत है, और ये समान परिमाण इन बलों का जो होगा वो F के बराबर होगा, यानी F21 और F12 दोनों F के बराबर होगा। दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि इन दोनों बलों को सदिश रूप में लिखने के लिए इन दोनों बलों के बीच का जो विस्थापन r है, इसका भी सदिश रूप हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो Q1 से Q2 की ओर यानी A से B की ओर जो विस्थापन सदिश होगा उस विस्थापन सदिश को हम लोग R21 बोलेंगे। उसी तरह से Q2 से Q1 की ओर जो विस्थापन सदिश होगा उसको हम लोग R12 बोलेंगे। और ये दोनों विस्थापन सदिश विपरीत हैं दिशाओं के कारण, लेकिन परिमाण में ये दोनों विस्थापन सदिश R12 और R21 दोनों परिमाण में R के बराबर होंगे। मैं आपको बताऊं कि इन विस्थापन सदिशों के दिशा का इकाई सदिश भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। Q1 से Q2 की ओर जो विस्थापन सदिश है उसको हम लोगों ने R21 बोला है, इसलिए इस विस्थापन सदिश के दिशा का जो इकाई सदिश होगा उसको R21 कैप कहा जाएगा। उसी तरह से Q2 से Q1 की ओर जो विस्थापन सदिश है उसको हम लोगों ने R12 बोला है, इसलिए इस विस्थापन सदिश के दिशा का जो इकाई सदिश होगा उसको R12 कैप कहा जाएगा। इकाई सदिश को हम लोग कैप लगाकर ही दिखाते हैं। तो जो जो अभी हमने बोला है वो सब यहाँ पर लिख दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल वेक्टर F12, Q2 पर Q1 द्वारा लगा बल वेक्टर F21, उसी तरह से Q2 से Q1 की ओर विस्थापन सदिश वेक्टर R12, उसी तरह से Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश वेक्टर R21। अब यहाँ पे देख सकते हैं R12 कैप, यह जो R12 कैप है यह वेक्टर R12 के दिशा का इकाई सदिश है। और आपने पढ़ा है कि किसी भी सदिश के दिशा का इकाई सदिश निकालने के लिए उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से या मोड से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो देखिए R12 कैप जो है वेक्टर R12 के दिशा का इकाई सदिश है, इसलिए R12 कैप बराबर लिखा हुआ है वेक्टर R12 बाय मोड ऑफ वेक्टर R12। उसी तरह से R21 कैप जो है, R21 कैप वेक्टर R21 के दिशा का इकाई सदिश है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर R21 बाय मोड ऑफ वेक्टर R21। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा तैयारी कर लिया। अब हम लोग इसका सदिश रूप लिखेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब परिमाण लिखना होता है तो एक ही सूत्र लिखते हैं, लेकिन कूलाम के नियम को, कूलाम बल को सदिश रूप में लिखने के लिए वेक्टर F12 का भी फॉर्मूला लिखेंगे और वेक्टर F21 का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लिखना। तो दोस्तों देखिए, हम आपको सदिश रूप में लिखने के लिए दोनों बलों का वेक्टर F12 और वेक्टर F21 दोनों का सूत्र लिखकर दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वेक्टर F21 लिखेंगे। आप देख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर, आपने पढ़ा है 11th में कि किसी भी सदिश को लिखने के लिए उस सदिश के परिमाण में इकाई सदिश से गुना किया जाता है। ये चीज आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग वेक्टर F21 बराबर लिखेंगे F21 इंटू n कैप। आप देख सकते हैं F21 का परिमाण, F21 और F12 आप देख सकते हैं F21 और F12 दोनों का परिमाण सेम है, और वो सेम परिमाण कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 r²।
यहाँ पे आप एन कैप क्या है, इकाई सदिश है। किसके दिशा का इकाई सदिश, वेक्टर F21 के दिशा का इकाई सदिश। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं वेक्टर F21 के दिशा का इकाई सदिश क्या है, R21 कैप है। देख लीजिए दोनों का तीर चिन्ह एक तरफ है। वेक्टर F21 के दिशा का इकाई सदिश R21 है, वेक्टर F21 के दिशा का इकाई सदिश R21 कैप है। तो यहाँ पे हम लोग एन कैप की जगह पे R21 कैप लिख देंगे। और इस तरह से हमने F21 वेक्टर F21 का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने वेक्टर F21 लिखा है, इसी तरह से अब हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे लिख के दिखाते हैं ताकि दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। वेक्टर F12 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F12 इंटू एन कैप। आप देख सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड यहाँ से, F12 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल उतना ही होगा, तो वही मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। आप देख सकते हैं फिगर में वेक्टर F12 के दिशा का इकाई सदिश क्या है, R12 कैप। अब देखिए दोनों का तीर चिन्ह एक तरफ है। वेक्टर F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12 कैप, तो यहाँ पे हम लोग एन कैप की जगह पे R12 कैप लिखेंगे। ये हो गया। और दोस्तों इस तरह से हमने आपको कूलाम के नियम को, कूलाम बल को सदिश रूप में लिख दिया। सदिश रूप में आप देख सकते हैं वेक्टर F21 और वेक्टर F12, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने हुए हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको थर्ड मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने सदिश रूप में लिख दिया। लेकिन इस फॉर्मूला को अभी आगे हम और भी चेंज करेंगे और साथ ही लास्ट में हम आपको जब दोनों आवेशों का स्थिति सदिश दिया हुआ हो तब कैसे हम लोग सदिश रूप लिखेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये सारा चीज आप पेपर पे नोट कर लीजिए ताकि जब कभी मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो इन्हीं सब चीजों का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आपके पास ध्यान होना चाहिए, अभी आपके पास 3 इक्वेशन है प्लस ये डाटा आपके पास कॉपी पे नोट होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो सदिश रूप में बलों का जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड लिखा था उसको अभी मैंने आमने सामने लिख दिया है ताकि आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। मैं यहीं पे जगह बनाया था कि यहीं पे लिख लूंगा, लेकिन वहां पे संभव नहीं हो पाता, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा मिटा के एक फ्रेश जगह ले लिया। अब देखिए हम इसमें फॉर्म इसका क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आप जो हमने यहाँ पे लिखा था शुरू में वहां पे जाके देख लीजिएगा R21 कैप इज इक्वल टू लिखा हुआ है R21 वेक्टर बाय मोड ऑफ वेक्टर R21। और आपको मैंने शुरू में ही कह दिया है कि चाहे आप Q1 से Q2 की ओर डिस्प्लेसमेंट देखें चाहे Q2 से Q1 की ओर, वो डायरेक्शन में तो जरूर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों डिस्प्लेसमेंट R के बराबर है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे हम आपको साइड में यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं कि R21 वेक्टर का मोड साथ ही R12 वेक्टर का मोड, ये दोनों मोड किसके बराबर है, R के बराबर। ये मैंने आपको साइड में ऐसे घेर के बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R को हम लोग लिख सकते हैं R21 का मोड। तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बाई इस R को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर R21। तो यहाँ पे मोड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 बाई मोड ऑफ वेक्टर R21। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर, टोटल 3 पावर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R21 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R21 कितना बराबर, तो वेक्टर F21 बराबर। ये भी तरीका हुआ है कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का। इधर वाले को भी मैं उसी तरह लिखूंगा। आप देख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे इस R12 कैप को आप देख लीजिएगा वहां पे जाके लिखा हुआ है कि वेक्टर R12 बाई मोड ऑफ वेक्टर R12। तो इसके साथ स्क्वायर है और यहाँ 1 पाउंड है तो ये टोटल 3 पाउंड हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
वेक्टर r12 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर r12 कितना बराबर ये, तो वेक्टर f12 बराबर, ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5। तो यहाँ पर भी यह भी दोस्तों कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ। अगर आपसे कोई कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछे तो आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन तक लाके छोड़ देंगे और लिख देंगे यही कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, वो भी सही है। अगर आप उसको थोड़ा और एक्सपेंड करके जाएंगे, उसको और फॉर्म चेंज करके जाएंगे, तो 4 और 5 तक लाकर लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का मदद लिया है, देख लीजिए यूनिट वेक्टर का मदद लेकर लिखा गया है, लेकिन यहाँ जो वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है फुल वेक्टर की मदद से लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद करने के लिए आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे, वेक्टर f21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर इनटू r21 कैप। यहाँ f21 है तो यहाँ r21 कैप है, उसी तरह से यहाँ f12 है तो यहाँ r12 कैप है। ये चीज तो कॉमन है सब में, तो ये फॉर्मूला भी आप वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे वेक्टर f21 है तो यहाँ पे वेक्टर r21 है, 21 21 और नीचे में r21 के मोड का कैप, वेक्टर r21 के मोड का कैप। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया। साथ ही अब हम आपको जब 2 पॉइंट चार्जेज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तब कैसे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वो सिखाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग फिर कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो चार्जेज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे q1 चार्ज है उसी ए पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, वेक्टर r1 है, और q2 चार्ज है बी पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। मैं आपको बताऊं q2 और q1 को जो मिलाने वाला लाइन है, ये वेक्टर हमने मिला दिया, q1 और q2 को हमने मिला दिया। और मैं आपको बताऊं कि q2 पर q1 से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम क्या है, यहाँ पे वेक्टर f21, और उसी तरह से q1 पर q2 से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम है f12। यह फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जो हम लोगों ने शुरू में एज्यूम किया था आप उसमें जाके देख लीजिएगा, q1 से q2 की ओर जो वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका नाम हम लोगों ने रखा था r21, वेक्टर r21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आप देख सकते हैं, आप देखिए इसके हेड पर इसका टेल है और इसके टेल से ये इसके हेड तक ये ऐसे मिलाने गया है, तो इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। यानी त्रिभुज में सदिश योग के त्रिभुज नियम से आप देख सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB। आप देख सकते हैं OA कितना का बराबर है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB कितना का बराबर है, वेक्टर R21। आप बराबर OB देख लीजिए, वेक्टर OB किसके बराबर है, R2 के। तो वेक्टर R21 बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, R2 माइनस वेक्टर R1। इसको हम लोग उधर 4 5 तक माने हैं, इसको 6 मान लेंगे। और उसी तरह से जब आप Q2 से Q1 की ओर सोचेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 आएगा, और उसी तरह से आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के देखेंगे तो वेक्टर R12 बराबर आएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसको हम लोग मान लेंगे 7। अब देखिए फिर हम आपको सदिश रूप लिख कर दिखा रहे हैं उन्हीं दोनों फोर्सेस का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर F21, ये कौन से इक्वेशन से था, इक्वेशन 4 से। वेक्टर F21 बराबर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q1 q2 बाई वेक्टर R21 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। आप देख सकते हैं फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2, और यहाँ पे वेक्टर R21 के जगह पे आप इक्वेशन सेकंड से देखिए क्या लिख सकते हैं, सॉरी वेक्टर R21 के जगह पे इक्वेशन 6 से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। कितना बराबर ये हुआ, वेक्टर F21 बराबर। इसी तरह से इक्वेशन
5 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखे थे, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R12। तो आप देखिए फिर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे आप वेक्टर R12 की जगह पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकते हैं इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, कितना बराबर वेक्टर F12 बराबर। तो ये भी एक नए तरीके से हमने आपको वेक्टर फॉर्म लिखकर दिखा दिया, लेकिन यहाँ जो वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है वो तब का है जब चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ हो, बल्कि चार्जेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, तब हम लोग कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो तीन तरीका से मैंने बताया। पहला तरीका जब आप यूनिट वेक्टर की मदद से लिखिए, दूसरा तरीका जब आप फुल वेक्टर की मदद से लिखिए, और यहाँ पे ये तरीका तब जब आपने दोनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तब आपने लिखे, स्थिति सदिश दिया हुआ है तब लिखे। तो दोस्तों यही तक। दोस्तों कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से कुछ आपको हम टिप्स भी बता रहे हैं। सबसे पहला टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, टिप नंबर 1। मैं आपको बताऊं कि इक्वेशन सेकेंड, आप इक्वेशन सेकेंड से देखेंगे कि आपको पढ़ाया गया है वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का, यह फॉर्मूला लाइक चार्जेस के लिए भी सही है और अनलाइक चार्जेस के लिए भी सही है। यह फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का जनरल फॉर्म है। आप किसी भी स्पेशल केस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं स्पेशल केस के लिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। केस 1, व्हेन चार्जेस आर लाइक, अगर लाइक चार्जेस हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अथवा Q1 भी निगेटिव और Q2 भी निगेटिव। अगर लाइक चार्जेस हैं तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो वेक्टर F21 भी पॉजिटिव होगा। देखिएगा अब वेक्टर F21 जब पॉजिटिव होगा तो वेक्टर F21 किसके अलोंग होगा, R21 कैप के अलोंग। और वैसे केस में लाइक चार्जेस है, आप बताइए वैसे केस में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। यानी ये फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला अट्रैक्शन और रिपल्सन, लाइक और अनलाइक दोनों चार्जेस के लिए एक ही फॉर्मूला काम करेगा। ये जनरल फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं जब F21 पॉजिटिव आएगा तो हम समझेंगे कि चार्जेस के बीच रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, और इसी तरह से अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे F21 जब निगेटिव आएगा तो हम समझेंगे कि चार्जेस के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, इट मीन चार्जेस अनलाइक है। तो देखिए केस 2, व्हेन देखिए Q1 पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो, निगेटिव। तो जब Q1 और Q2 पॉजिटिव निगेटिव है तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट निगेटिव हुआ तो F21 कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यानी F21 किसके अलोंग होगा, R21 के अलोंग, कि R21 के अपोजिट, R21 के अपोजिट होगा। और वैसे केस में यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, यानी आकर्षण। यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, विकर्षण। और ये समान प्रकृति के आवेशों के लिए और यह विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए। यानी कहने का मतलब कि अगर समान प्रकृति के आवेश हो या विपरीत प्रकृति के आवेश, उनके बीच आकर्षण या विकर्षण लग रहा हो तो दोनों केसेज के लिए आपको सदिश रूप का अलग अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला जो है
यही दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला है। यहीं पे Q1 Q2 जैसे पॉजिटिव निगेटिव होंगे वैसे फोर्स पॉजिटिव निगेटिव होगा, और फोर्स के पॉजिटिव निगेटिव होने से विकर्षण है कि आकर्षण है ये चीज डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक टिप्स रहा। दोस्तों अब आपको हम टिप नंबर 2 बताएंगे, फिर हम लोग इक्वेशन सेकंड को ही कोट करेंगे यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे वेक्टर F21 = 1/4πε0 Q1 Q2/r² into R21 कैप। मैं आपको बताऊं कि R21 कैप देखेंगे आप लोग और R12 कैप दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का परिमाण जो है एक होता है, लेकिन R21 कैप और R12 कैप दोनों विपरीत दिशाओं में है, परिमाण समान है, इसलिए निगेटिव वेक्टर के परिभाषा से वेक्टर R21 कैप और R12 कैप दोनों एक दूसरे के निगेटिव के बराबर होंगे, इसलिए R21 कैप = निगेटिव ऑफ R12 कैप। तो देखिए यही चीज हम यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 यहाँ पे Q1 Q2 बाई R², और यहाँ पे R21 कैप की जगह पे हम लिखेंगे -R12 कैप, और इस माइनस को हम लोग पहले लिखते रहे। आप जो हमने ऊपर में फॉर्मूला निकाला है उसमें आप जाके देख लेंगे इक्वेशन थर्ड में इतने क्वांटिटी को वेक्टर F12 कहा गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर F12 कितना बराबर, तो वेक्टर F21 बराबर। तो मैं आपको बताऊं इस फॉर्मूला से, ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला इससे 2-3 बात तय हो रहा है। पहला बात कि ये दोनों आवेश जो एक दूसरे पे कूलाम बल लगाते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल के रूप में होते हैं, यानी परिमाण में समान और दिशाएं विपरीत। एक बात और साबित हो रहा है कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा यानी मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग होता है, जो कि कलाम साहब ने भी कहा था, और इसके कारण इस बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं। जो भी बल दुनिया में दो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है उसको केंद्रीय बल भी कहते हैं, तो इसलिए कूलाम बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।